सभी बच्चे, हेडिंग होगी आप लोगों की भारतीय नृत्य इंडियन डांस। भारतीय नृत्य इंडियन डांस। इंडियन डांस। अब देखो, नृत्य के स्वरूपों की अगर मैं बात करूं, द फॉर्म ऑफ द डांस, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, जो चीज काम की है वो लिखवा भी दूंगा। अगर नृत्यों के फॉर्म्स की बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नृत्य में एक नाट्य नृत्य होता है, एक नॉर्मल नृत्य होता है, एक तांडव नृत्य होता है, एक लास्य नृत्य होता है, और इन्हीं नृत्यों में से और भी बहुत सारे प्रकार निकल करके सामने आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तांडव, तो तांडव को लेकर के आप लोगों का 2013 यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था। आप लोगों के लिए यूपीएससी मेंस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप लोगों को ना टॉपिक का हेडिंग बनाना है भारतीय नृत्य, और इंडियन नृत्यों में सीधे के सीधे आप लोग डांस और डांसों के नाम लिखने शुरू करेंगे। नोट कीजिए, हेडिंग बनाइए, फर्स्ट भारतनाट्यम। फर्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे बेटा भारतनाट्यम। तो यहां पर भारतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें हैं आप लोगों के लिए काम की। एक तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि एक भरत मुनि थे, आप सभी को पता है भरत मुनि के बारे में, तो उन्हीं भरत मुनि से ये भारतनाट्यम वर्ड निकल के आता है। यहाँ पे भरत और नाट्यम दो शब्द हैं मेन। नाट्यम शब्द का मतलब है नृत्य, और ये भरत मुनि से संबंधित है। नोट कीजिए, लिखिए, यह नृत्य है, यह है डांस, यह नृत्य है, यह है नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा है, जिसका नाम भरत मुनि, जिसका नाम भरत मुनि, जिसका नाम भरत मुनि और नाट्यम शब्द से मिलकर बना। भरत मुनि और कौन से शब्द से बेटा? नाट्यम शब्द से मिलकर बना, मिलकर बना। पैराग्राफ फिर चेंज करें। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारतनाट्यम का संबंध मुख्य रूप से किस स्टेट के साथ है, तो आप लोग बता सकते हैं? जोर से बोलिए। देखिए, यह नृत्य है, यह नृत्य है तमिलनाडु राज्य है, यह डांस, यह नृत्य है तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य से मुख्य रूप से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य से मुख्य रूप से संबंधित है। तमिलनाडु स्टेट से, तमिलनाडु राज्य से मुख्य रूप से संबंधित है। फिर पैराग्राफ चेंज करें। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, इस नृत्य को ना कुछ स्थानों पर ना देवदासियों का नृत्य भी कहा गया है। देवदासियों के नृत्य का मतलब भी समझ लीजिए। एक वर्ड है देवदासी, देवदासी का मतलब है जो ईश्वर की दासी हो। मीन्स जिस अगर मैं साउथ इंडिया या दक्षिण भारत या भारत के हिंदू कल्चर की बात करूं, तो इन इंडियन हिंदू कल्चर कुछ देवदासियां हुआ करती थी। इन देवदासियों का कार्य केवल मंदिरों में रह करके मंदिर की साफ सफाई और ईश्वर की भक्ति करना होता था, और ये अपने जीवन को उस मंदिर में एक दास बना करके क्या करती थी? कंप्लीट करती थी, पूरा जीवन करती थी, और यही इनकी मोक्ष प्राप्ति का साधन था। मीन्स ये शादी या वैवाहिक जीवन
व्यतीत नहीं करती थी। ये आजीवन अविवाहित रहती थी और आजीवन अविवाहित रह करके मंदिर में एक दासी के रूप में काम करती थी। इन्हीं को क्या कहा गया? देवदासियां। तो इस नृत्य को देवदासियों के साथ भी जोड़ा जाता है। ये भी आप लोगों के लिए काम का नहीं है, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। मेनली वनडे एग्जाम में आप लोगों का एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, हेड कांस्टेबल का हो, या कोई भी एग्जाम हो, मेनली एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आप लोगों से कि भारतनाट्यम नृत्य का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट के साथ है? तमिलनाडु। मैचिंग में आ सकता है, मैचिंग में आ सकता है, समझ रहे हो ना? जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है? पता है ना? उत्तर प्रदेश से संबंधित जैसे कथक है, इसी तरीके से तमिलनाडु से संबंधित। पैराग्राफ चेंज कीजिए, आगे बढ़िए। लिखेगा इस नृत्य से, फ्रॉम दिस डांस, इस नृत्य से इस नृत्य से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रिलेटेड विद दिस डांस, इस नृत्य से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी का नाम आता है। रुक्मणी देवी का नाम आता है। ठीक है, बस आगे बढ़िए, सेकंड डांस की तरफ मूव करते हैं। एंड दिस डांस इज कुचिपुड़ी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डांस? कुचिपुड़ी। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूं तो कुचिपुड़ी भी आप लोग समझ गए होंगे। कौन सी स्टेट से रिलेटेड है बेटा? जोर से बोलिए। आंध्र प्रदेश के मुख्य पाठ से संबंधित यह नृत्य अब तेलंगाना के भी कुछ हिस्से से संबंधित होगा, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके एक नया स्टेट बन चुका है। अगर कुचिपुड़ी डांस की मैं बात करूं तो यह भी प्राचीन शास्त्रीय संगीतों में से, नृत्यों में से एक है। नोट कीजिए, लिखिए यह भी प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। यह भी एंशिएंट यानी कि प्राचीन क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य है। यहां पर मैंने एक नाम लिखा है कुसेलवापुरी। ये कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के एक गांव कुसेलवापुरी से इस नृत्य की शुरुआत हुई थी, इसीलिए कुसेलवापुरी से ही शब्द निकला कुचिपुड़ी। क्योंकि कुछ किताबें कुसेलवापुरी को कुचेलवापुरी लिखती हैं, तो कुचेलवापुरी से क्या निकला? मेरी बात को फिर समझिए, ये गांव है, कुसेलवापुरी इज अ विलेज। तो सर्वप्रथम इस गांव में इस नृत्य की परफॉर्म किया गया, इस डांस को दिखाया गया, इस प्रकार का नृत्य दिखाया गया, इसीलिए कुसेलवापुरी से क्या निकल गया? कुचिपुड़ी। लिखिए यह आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। यह आंध्र प्रदेश स्टेट, आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है, आंध्र प्रदेश स्टेट का डांस है, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के एक गांव, जिसकी स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश के एक गांव कुसेलवापुरी से हुई, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के एक गांव का नाम बेटा कुसेलवापुरी से हुई, कुसेलवापुरी से हुई। ठीक है, लिखेगा बाला सरस्वती और रागिनी देवी, बाला सरस्वती, बाला सरस्वती और रागिनी देवी इस नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इस नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, महत्वपूर्ण कलाकार हैं।
ठीक है। अब एक दो चीजें और मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा सिर्फ, क्योंकि नॉलेज अधिक ले लो, नॉलेज कितनी ले लो, सब कहीं ना कहीं काम आ जाती है। कभी ना कभी एग्जामिनर का भी सर फिर जाता है, दिमाग फिर जाता है, और आप लोगों का टाइम खराब आ जाता है। जब आप लोगों का टाइम खराब आ जाता है, एग्जामिनर का सर फिर जाता है, ऐसी स्थिति में वो ये पूछ लेता है आप लोगों से कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है, कुचिपुड़ी डांस है, वो निम्नलिखित में से किस संगीत पर आधारित है? मुख्य रूप से किस संगीत पर है? नृत्य बेस्ड है किसी ना किसी संगीत पर। क्या नृत्य संगीत पर बेस्ड होगा? अरे बिना ताल के, बिना ताल के, बिना म्यूजिक के क्या डांस कर लोगे? सोचो एक बार, आप लोग बंद कमरे में और बिना म्यूजिक के डांस कर लोगे? खुले में कर लोगे? फिर म्यूजिक चाहिए ना। और जो कर लेते हैं अब वो सोचेंगे कि नहीं, वो तो प्रकृति को फील कर रहे हैं, नेचर की साउंड पे डांस कर रहे हैं। ऐसे नेचर की साउंड पे डांस करने वाले तो नहीं हो ना तुम लोग। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी तो स्थिति ये है कि आप लोग ये बोलते हो कि तब तक धमक तेज ना हो तब तक पाँव ही नहीं उठता, और जैसे ही कोई ढोलक वाला धमक बजाता हुआ, डीजे वाला डीजे बजाता हुआ आपकी गली में से निकल जाए, मैंने कहा ना कि कुछ छिपे हुए आर्टिस्ट होते हैं, छिपे हुए डांसर होते हैं, है ना। इधर साइड में बारात की किसी की चढ़त चल रही है और वहां डांस चल रहा है, और वहां डांस चल रहा है, इधर दीवार के पीछे तुम लोग एक बार देख रहे हो डांस को, और साइड में आके फिर अपना पकड़ा, पूरा एंटरटेन कर लिया तुम लोगों ने फ्री में, है कि नहीं? तो जो तुम लोगों ने फ्री में एंटरटेन किया, किसी ना किसी म्यूजिक पे ही तो क्या होगा? क्या बिना संगीत के नृत्य संभव है? अब आप सोच रहे होगे कि लॉर्ड शिव का जो तांडव था उसका कौन सा म्यूजिक होगा? सोचने की बात है। धमक थी कि नहीं थी? अरे डमरू में धमक थी कि नहीं? तो लॉर्ड शिव ने खुद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा करके डांस कर लिया। समझ पा रहे हैं ना? कर लिया कि नहीं कर लिया? तो आप कहीं भी अगर डांस या डांस की शैली देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कथक है, जैसे कथक है, कुछ आप लोग देखते हैं डांस तबले पे चल रहे हैं। भंगड़ा हो गया, भंगड़ा भी तो डांस ही है ना, यह नृत्य नहीं है। तो जो भंगड़ा डांस हो गया आप लोगों का, वो किस पे चल रहा है? ढोलक पे चल रहा है, बड़े बड़े ताल वालों पे। तो इसलिए कोई ना कोई संगीत किसी ना किसी नृत्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। कुचिपुड़ी से बना हुआ है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट कीजिए। कुचिपुड़ी का संबंध, द रिलेशन ऑफ कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध कर्नाटक संगीत के साथ है। कुचिपुड़ी का संबंध, रिलेशन कौन से संगीत के साथ है बेटा? कर्नाटक संगीत के साथ है। कर्नाटक म्यूजिक या कर्नाटक संगीत के साथ है। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये क्वेश्चन भी मेरे याद आ रहा है, लोअर सबऑर्डिनेट्स की एग्जाम से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि कर्नाटक संगीत से संबंधित कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गायन शैली से संबंधित है? अब ये भी क्वेश्चन आपका घूम गया। घूमने का मतलब क्या है? यानी कि इसने आप लोगों से इनडायरेक्टली ये पूछ लिया कि कौन सी लैंग्वेज के म्यूजिक पर, जैसे हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, और उस पर गाना गाया जा रहा है, आप नाच रहे हो, समझ रहे हो? अभी तमिल तेलुगु कन्नड़ में गाना बजवा दो, तुम्हारा बढ़िया डांस होगा। होगा कि नहीं? आप म्यूजिक पे नाचोगे, शब्दों पे नहीं नाचोगे, अगर ऐसा चल भी गया। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, शादी ब्याहों में ना आप लोग मुर्गे वाले उस पर भी डांस करते हो। तो आप मुर्गे की कुकड़ू को थोड़ी समझ पा रहे हो कह क्या रहा है? आपको पता है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हाथ उठा के नाचो। फिर वो क्या कह रहा है? वो कुकड़ू कू कह रहा है। आप कुकड़ू कू पे कम डांस कर रहे हो, बल्कि कुकड़ू कू को म्यूजिक समझ के डांस कर रहे हो। समझ गए ना? आपने कुकड़ू को म्यूजिक समझा, और पीछे जो म्यूजिक का रिदम चल रहा था उस पे आप लोगों का हाथ पैर उठना शुरू हो गया। हाँ, बच्चा कह रहा है कि जिस पे नहीं आता वो भी नाचने लगता है।
इससे पता चल जाता है कि इंसान का और पशुओं का, पक्षियों का कितना गहन संबंध है, पुराना। नोट कीजिए, लिखिए यह है तेलुगु भाषा के गीतों से संबंधित है। यह तेलुगु लैंग्वेजेस या तेलुगु भाषा के गीतों से संबंधित है। कौन सी भाषा के गीतों से संबंधित है बेटा? तेलुगु भाषा के गीतों से संबंधित हैं। अच्छा, इसके कुछ नाम मैंने लिखवाए इसमें, लिखिएगा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी लिखवाए थे क्या? तो बाला देवी का तो लिखवा दिया ना, बाला और रागिनी देवी, इनके साथ में और भी लिख लीजिए। राधा रेड्डी, इनसे क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए लिख लीजिए, और राजा रेड्डी, और राजा रेड्डी भी राधा रेड्डी और राजा रेड्डी भी इसी संगीत से, सॉरी, इस नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है जी, इसी नृत्य से संबंधित है। कवर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, दो डांस हुए ना अभी, तीसरे डांस की बात करते हैं, नाम है कथकली। कथकली आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, कथकली। तो सबसे पहले कथकली के नाम से आप लोगों को स्टेट पे पहुंचना है। तो स्टेट का नाम, अगर मैं केरल राज्य की बात करूं, केरल स्टेट की बात करूं, तो केरल से संबंधित एक शास्त्रीय संगीत नृत्य के रूप में, एक क्लासिकल डांस के रूप में कथकली को जाना जाता है, और केरल की पहचान कथकली से होती है। जैसे कुचिपुड़ी से किसकी पहचान हुई? आंध्र प्रदेश की पहचान कुचिपुड़ी, कथकली से पहचान हुई केरल की, और तमिलनाडु, जोर से बोलिए, भारतनाट्यम। देखो, भारत का सुदूर दक्षिणी पार्ट तमिलनाडु, किसका किसका? भारत का वेरी साउथ पार्ट तमिलनाडु, और केरल में कहीं ना कहीं कथकली है, केरल में कहीं ना कहीं कथकली है। और कुचिपुड़ी तेलुगु, कुचिपुड़ी तेलुगु, समझ गए ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को कथकली के बारे में बता देते हैं। नोट कीजिए, पहले लिखिए, यह केरल राज्य से संबंधित नृत्य है, अ डांस रिलेटेड विद केरल स्टेट, यह केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां की जाती हैं, जिसमें द स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती हैं, कही जाती हैं। ठीक है, इसका एक बार मीनिंग निकालने का आपने कभी कोशिश किया कथकली का? ये कथा और कली दो शब्दों से मिलकर बना है। कथा का मतलब, इस कली का मतलब यहां पे कहना है, और कथा का मतलब आप समझ ही गए, मीन्स कथा कहना। यहां पे जो प्रेजेंटेशन है, वैसे इसे एक और चीज मैं बता दूं आपसे, ये पुरुष मंडली से संबंधित है, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करते हैं? पुरुष। तो ये पुरुष मंडली से संबंधित वो कथा कहने वाला नृत्य है, जिसमें रामायण और महाभारत की कथा को कहा जाता है। समझ रहे हैं? और कौन से स्टेट से संबंधित है? लिखिएगा, एक और पॉइंट इसमें ऐड कीजिएगा, यह पुरुष मंडली के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है,
यह पुरुष मंडली के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। मुकुंद राजा, मुकुंद राजा, लिख लिया बेटा, मुकुंद राजा, रीता गांगुली और गोपीनाथ, रीता गांगुली, गोपीनाथ, इन सभी का संबंध, द रिलेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, इन सभी का संबंध किसके साथ है बेटा? कथकली के साथ है। कथकली के साथ है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कथकली हो गया तो अगले डांस की तरफ मूव करते हैं, मोहिनी अट्टम। देखो दोनों के दोनों डांस को मैंने एक ही जगह आप लोगों को पढ़ाया है। अब दोनों ही डांसों को एक ही जगह पढ़ाने का कारण क्या है? बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई पुरुष प्रधान नृत्य है तो क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं नृत्य नहीं करेंगी? क्या वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती डांस करके? या केवल पुरुषों के पास ये अधिकार है तमिलनाडु केरल के अंदर? केरल में क्या केवल पुरुषों के पास अधिकार है कि बस वही डांस करें? फिर महिलाओं के लिए भी तो कोई स्पेस होना चाहिए ना डांस के संबंध में। तो ऐसे डांस के संबंध में मोहिनी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये महिलाओं से संबंधित नृत्य है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए, बहुत आसान है। कोई पूछे कि केरल में पुरुष मंडली के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने वाला कौन सा है? याद समझ में आ जाएगा। और अगर पूछा जाए महिलाओं के द्वारा, मोहिनी में कहीं ना कहीं महिला है। समझ गए ना? तो आप लोग यहां पे महिला शब्द समझ सकते हैं। और दोनों का रिलेशन एक ही, सिमिलर स्टेट केरल। तो केरल में ही मोहिनी अट्टम, केरल में ही कथकली। नोट कीजिए, यह भी केरल राज्य से संबंधित है। यह भी केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है। और दो शब्दों से मिलकर बना बेटा, देखो एक है मोहिनी और एक है अट्टम। मोहिनी का जो अर्थ यहां पर है बेटा वो क्या है? यहां पर सुंदर स्त्री। और अट्टम का मतलब क्या है? नृत्य। ठीक है। तो सुंदर स्त्री के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाला नृत्य है। और आप लोगों ने केरल में एक प्लेस पढ़ा होगा, देयर इज अ प्लेस इन केरल, त्रावणकोर। क्या नाम है बेटा? ये मुख्य रूप से केरल के त्रावणकोर से संबंधित है। दोनों पॉइंट ऐड कर लीजिए। इसका अर्थ सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि केरल के त्रावणकोर से संबंधित है। बताइए कहां से संबंधित है? केरल के त्रावणकोर से संबंधित है। माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा और सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर और माधुरी अम्मा, दोनों का संबंध मोहिनी अट्टम के साथ है। दोनों का रिलेशन, दोनों का संबंध किसके साथ है बेटा? मोहिनी अट्टम के साथ है। दोनों का रिलेशन मोहिनी अट्टम के साथ है। हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करें। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस, नाम से ही स्टेट को आप लोग पकड़ लेंगे, और ये नाम है ओडिसी। बहुत खतरनाक आंसर आप लोगों ने दिया, उम्मीद नहीं थी कि आप दे पाएंगे, लेकिन आपने दिया, ये सौभाग्य है हमारा। छा रहे हैं आप लोग टिप टिप कर, ओडिसी से ओडिशा। लिखिएगा ओडिसी नृत्य के बारे में, यह है
ओडिशा राज्य से संबंधित नृत्य है। ओडिशा स्टेट से, ओडिशा राज्य से संबंधित नृत्य है जो कहीं ना कहीं भारतनाट्यम के समान है। किसके समान है बेटा? भारतनाट्यम के समान है, जो कहीं ना कहीं भारतनाट्यम के समान है। एक क्वेश्चन आपके याद है, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, त्रिभंग मुद्रा। कितने बच्चे त्रिभंग मुद्रा समझते हैं? त्रिभंग मुद्रा का मतलब क्या? एक पैर पर खड़े हो जाने से और हाथों को फैला लेने से ऊपर और नीचे की तरफ। पक्की बात है। तो त्रिभंग मुद्रा में आप लोगों को इस नृत्य मीन्स ये जो डांस किया जाता है ना, इस डांस में मुख्य रूप से जिस मुद्रा में खड़े होकर प्रेजेंटेशन दी जाती है, वैसे तो ये नहीं कि केवल एक ही स्टेप होगा त्रिभंग वाला, लेकिन मुख्य रूप से त्रिभंग स्टेप का प्रयोग किया जाता है। कौन से डांस में? जोर से बोलिए, नोट कीजिए। लिखिए, त्रिभंग मुद्रा का संबंध इसी नृत्य से है। त्रिभंग मुद्रा का रिलेशन या संबंध इसी नृत्य से है, इसी नृत्य से है। इसी नृत्य से है। लिखिए, गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास और गुरु केलू चरण महापात्र। गुरु केलू, कालू मत लिखना क्योंकि तुम में से कुछ इसीलिए देख रहे थे। केलू चरण महापात्र, गुरु केलू चरण महापात्र इस नृत्य के महत्वपूर्ण समर्थक हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के महत्वपूर्ण समर्थक हैं। नेक्स्ट, ओडिसी हो गया। आगे बढ़िए और पहुंचिए मणिपुरी। अब आप कहेंगे कि सर जब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर का है तो क्यों लिखवा रहे हो? जब ओडिसी के नाम से पता चल रहा है कि ओडिशा का है तो क्यों टाइम खराब करवा रहे हो? तो टाइम खराब नहीं करवा रहे, तुम्हें साथ में ये भी बता रहे हैं कि त्रिभंग मुद्रा का संबंध और किस व्यक्तित्व का संबंध किसके साथ है। ये मुझे भी पता है, ठीक है, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र में था, तैयारी की प्रिपरेशन में था, शुरुआत में था, तो मैं भी यही काम करता था कि मैचिंग वर्ड ढूंढता था कि कौन से शब्द का मैच किससे हो रहा है। और खासकर तुम्हारे याद होगा एक कॉम्प्रीहेंशन आता था ना, अनसीन पैसेज। इस कॉम्प्रीहेंशन में ये कॉम्प्रीहेंशन था, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस थे। अब मैं ये देखता था कि इस पहले क्वेश्चन में जो दो तीन शब्द है ना, ये हार्ड से, ये कहाँ है पूरे कॉम्प्रीहेंशन में? ये मुझे यहाँ मिल जाते थे, तो मैं तुरंत यहीं से आंसर पकड़ लेता था इसका। समझ गए ना? लिखने वाले में, और जहाँ टिक करने वाला होता था तो वहीं पढ़ना शुरू हो जाता था। तो अनसीन मुझे नहीं पता आज तुम लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते होगे, लेकिन मैं सबसे पहले मैं पढ़ता ही नहीं था इसे, तो मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ता था। चारों क्वेश्चन मैंने पढ़े, चारों क्वेश्चनों को 2 बार रीडिंग कर लिया फटाफट से। रीडिंग करने के बाद पता चल गया ये वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को मैंने देखा, जहां वो वर्ड आया वहीं एकदम गोला, फिर गोला, फिर गोला। 4 क्वेश्चन थे, 4 वर्ड मिल गए। फिर उसे मैच करने की कोशिश की, वो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स कर दिया। ऐसे ही जीएस में हमने आइडिया लगाए, बहुत जगह तुक्के लगाए। तुक्के लगाने का मतलब ये था कि जैसे पूछा गया कि किसी वेजिटेशन या वनस्पति के बारे में पूछा गया, तो हमने वहां के क्लाइमेट को सर्च करने की कोशिश की। हमें पता नहीं था, हमें लगा कि ऐसी जलवायु या ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में मिल सकता है या न्यूजीलैंड में मिल सकता है। तो तुक्के लगा करके क्वेश्चनों के आंसर देके आ गए। तुम में से भी मैक्सिमम बच्चे ना तुक्के लगाते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ क्लास ही ज्वाइन करी है, पढ़ाई कभी नहीं की, और उनके जितनी क्लास किसी ने ज्वाइन की है नहीं, ये भी रिकॉर्ड ही है। तो सबसे अधिक क्लास ज्वाइन करने
और ना पढ़ने वाले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के साथ भी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना साथ में बैठ के कंपटीशन में और क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछते ही जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से, तो तुरंत दूसरा कहेगा कि ऑप्शन बता, और जैसे वो ऑप्शन बताएगा, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है ये, वो क्या बस 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 ब्रह्मपुत्र ही है, ब्रह्मपुत्र ही है, समझ रहे हो? ऐसे ही उसने बोल दिया ब्रह्मपुत्र, लेकिन आंसर था गंगा। वो कहते हैं बस इतना ही पता तुझे कि गंगा, और यार मैं गंगा ही सोच रहा था पहले, लेकिन वो तो मेरे मुंह से ब्रह्मपुत्र निकल गया, पता तो मुझे था लेकिन ऑप्शन एक ही था ना। तो इल्जाने की कोशिश करेगा, पता है नहीं। हकीकत यह है कि पता है नहीं। कभी कभी जैसे ब्रह्मपुत्र बोला, सही तुक्का लग गया, तो उसने कहा जब मुझे पता है कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए तेरे से कहता हूं तू भी मत पढ़ इतना। तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाती है, और दोनों कंडीशन खतरनाक है। तुक्का लगने वाली भी और तुक्का ना लगने वाले भी, समझ गए ना? सेम तुम्हारा है, तुम लोग भी ना इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जैसे घर वाले कुछ पूछते कौन बनेगा करोड़पति की, तुम्हारे घर की ना एक स्टोरी बताता हूं। जब तुम्हारे घर में कौन बनेगा करोड़पति चलता है, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो भी है, सब साथ में बैठ गए, और सामने अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और तुरंत टोटा हो गया। ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी दिस, एंड ऑप्शन डी दिस। तो आप तुरंत उसके डी ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, आप तुरंत कहते बी ऑप्शन है इसका। तो उधर आपके पापा कह रहे हैं कि नहीं बी नहीं है, इसका ए होगा, ए, चाहे तू देख लेना ए होगा, और पता ना पापा को है ना तुम्हें है। हकीकत ये है उसका ऑप्शन निकल गया सी, तो दोनों ठीक, और उसका ऑप्शन निकल गया ए, तो पापा कहते क्या पढ़ रहा है तू आजकल? पर तू तो पढ़ रहा है, हम पता नहीं कब पढ़े होंगे, जब से अब तक याद है हमें, और पता है नहीं खुद। हकीकत में 99% बाप को नहीं पता कि उसका ऑप्शन ए ही सही था, लेकिन बाप का तुक्का लग गया, बाप ने तुम्हारी ना ऐसी तैसी कर दी, तुरंत कह दिया कि तू पढ़ रहा है जब नहीं दे पा रहा आंसर। इसीलिए घर में बैठ के ना कभी भी मां बाप भाई बहनों के साथ केबीसी ना खेलो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और इत्तेफाक से तुम्हारा आंसर ठीक हो गया, तो तुरंत आपके डैडी कहेंगे चलो ठीक है अगले का देखते हैं। वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट पे पहुंचा देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे घर में फिलहाल कोई इज्जत है नहीं, ना कौन बनेगा करोड़पति खेलते हुए, ना कुछ और खेलते हुए। इसीलिए बेहतर है पढ़ो और नौकरी ले लो, आगे बढ़ो। मणिपुरी पे पहुंचते हैं। लिखिए यह है मणिपुर राज्य की घाटियों में, इन द वैली ऑफ मणिपुर स्टेट, मणिपुर स्टेट की राज्य की घाटियों में शिव और पार्वती से संबंधित नृत्य शैली है। शिव और पार्वती से संबंधित नृत्य शैली है। नृत्य शैली है 18वीं शताब्दी में, इन 18वीं शताब्दी में इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इन 18th सेंचुरी राजा भागचंद्र के द्वारा इस नृत्य को जीवित किया गया। राजा भागचंद्र के द्वारा इस नृत्य को जीवित किया गया। इस डांस को, इस नृत्य को जीवित किया गया। देखो आज सुबह करंट अफेयर की क्लास में कितने बच्चे थे आप में से? मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने पहले ही कई दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि मंडे से आप लोगों की क्लास 6 बजे से शेड्यूल्ड होंगी। अभी भी मेरी ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, मेरी ये क्लास रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होकर बाद में अपलोड होगी पेड बच्चों के लिए, ठीक है, पेड बच्चों के लिए। लेकिन आप लोगों की अभी भी हॉस्टल से लाइव क्लास चल रही है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस अभी भी लाइव चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पॉलिटिकल, ये क्लास जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो बच्चा जाकर के ना पॉलिटिकल साइंस के उन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। मेरा प्रयास, देखिए अभी भी आप लोगों का ना लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है।
आप ही के चैनल पे। हाँ, तो आपका जो रोज सुबह 8 बजे चैन सीरीज पॉलिटी और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। डेली आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा क्वेश्चंस का, पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले कह दिया था कि पूरा सिलेक्टेड कंटेंट मेरा है, समझ गए ना। आपको पढ़ाने के लिए वहां पे चेहरे बहुत एक्टिव मिलेंगे। एक्टिव का मतलब है कि बहुत एनर्जेटिक टीचर्स की टीम है पूरी की पूरी, और पूरी मेहनती है। रीजनिंग की अभी पिछले कुछ दिनों में बैक टू बैक मैंने रीजनिंग और मैथमेटिक्स की कई क्लासेस कराई हैं कई टीचर्स से, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेरा एक टीचर अगर एसएससी में पढ़ा रहे हैं तो मेरे दूसरे टीचर को यूपी पुलिस में भी टाइम देना है, मेरे तीसरे टीचर को एक और जगह टाइम देना है। और जो यूपी पुलिस का पढ़ा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सीजीएल में आकर के आपका एडवांस मैथ भी उतना अच्छा पढ़ा पाए, इसीलिए एडवांस मैथ का परफेक्शन वाला टीचर वहां मुझे चाहिए। स्टेटिस्टिक्स का पार्ट जो है वो टीचर कौन बेहतर पढ़ा पा रहा है, मुझे वो टीचर चाहिए। इसीलिए 7 से 8 मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, 7 to 8। डिफेंस सेक्शन के लिए बिल्कुल डिफरेंट अलग है, और सभी अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। बस हाँ ये बात है कि अभी चैनल छोटा है, इसीलिए आपको चेहरे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा मत सोचो चैनल छोटा, उस चैनल पे मैं भी पढ़ा रहा हूं, मेरा ही चैनल है। शुरुआत शून्य से ही होती है, ठीक है। तो आप लोग इन वीडियोस को जाके देखा करो, तुम कहीं भी पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास ही पढ़ो, मैथ्स रीजनिंग जीएस वगैरह, जीएस तो पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश या हिंदी, लेकिन आप लोग जहां भी पढ़ रहे हो बेहतर पढ़ रहे होगे, लेकिन यहां एक बार रिवीजन जरूर करो। स्पेशली सुनील सर के पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा। जिस बच्चे ने थोड़ा सा मैथ पढ़ रखा है उनको सुनील सर का पढ़ाना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सुनील सर ना फ्लो में क्वेश्चंस को लेते हुए चले जाते हैं और किसी भी सेट को यूज नहीं कर रहे। क्वेश्चन तुरंत बोर्ड पे इन्वेंट होता है, और उस इन्वेंट इस तरीके से होता है कि आपके पेपर को पहले वो पूरा एनालाइज करते हैं। काफी पढ़ते हैं सुनील सर। पढ़ने का मतलब है कि जो प्रीवियस पेपर हैं उन पेपर्स को पढ़ते हैं पूरा। पेपर पढ़ने के बाद उस पेपर में किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आकर के तुरंत आपको बता देते हैं, क्लियर करा देते हैं। आदित्य सर आप लोगों की प्रॉपर एक कोई ना कोई बुक और बुक की सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। जैसे मैं बुक के नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अग्रवाल महोदय जी हैं, उनसे संबंधित पुस्तक, समझ रहे हैं ना। यदुवंशी जी हैं, उनसे संबंधित पुस्तक, समझ रहे हैं। तो और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में जिन्हें आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, सूर्य की किरण की जैसी पुस्तकें। तो ऐसी ऐसी पुस्तकों को आप लोग चाहते हो कि आप लोग कंप्लीट करो, चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? देखो डायरेक्ट नाम लेना इज नॉट राइट, समझ रहे हो, लेकिन मैंने मेरा काम कर दिया और आप लोग समझ भी गए कि मैं किस किस बुक पे आपको लेके गया। तो ऐसी पुस्तकें आप लोग करना चाहते हो कि नहीं? सीरियसली बताओ कितने बच्चे करना चाहते हैं? अगर आप वाकई में अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो ना इन बुक्स की, तो इन बुक्स की पूरी सीरीज में आदित्य सर, कुछ पार्ट सुनील सर, चैप्टर के अकॉर्डिंग बांट दूंगा और बहुत जल्दी खिंचवा सकता हूं, बहुत जल्दी खिंचवा सकता हूं, कवर करवा सकता हूं, ठीक है। साथ के साथ में आपने त्यागी सर की भी क्लास ली होगी रीजनिंग की। बड़े ही सहज स्वभाव के धनी त्यागी जी, और बहुत ही यंग एज, और यंग एज में अनुभव बहुत अधिक बच्चों में भी ले रहे हैं, अपने खुद के संस्थान को भी चला रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, मेहनती भी बहुत ज्यादा है। तो उनकी भी रीजनिंग की क्लास की डेमो अगर नहीं लिया तो एक बार जाके लीजिए, समझ रहे हैं। और दूसरा चीज, जो कंटेंट यहां पे रखा जाएगा ना, और कंटेंट को व्हाट इज द मेन थिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट द कंटेंट, व्हाट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपको सब आसान चाहिए, लेकिन क्या पेपर में सब आसान आएगा? तो अगर आपको सच पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सच पढ़ा रहे हैं तो आप उसे स्वीकार करो ना। अगर आपको सच पढ़ा रहे हैं तो आप उसे स्वीकार करो, या फिर जाओ फिर उन्हीं फर्जी और फ्रॉड जगह पर, जहां पर पहले आसान पढ़ाएंगे, एग्जाम के टाइम पे सर पे थोप देंगे और फिर बाद में तुम्हारा बेड़ा हो जाता है गर्ग। जिंदगी से क्रांति नाम के शब्द निकल जाते हैं तुम्हारे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ना यूटिलाइज, एटलीस्ट पेड कोर्स मत खरीदो, फ्री तो पढ़ो। जो फ्री क्लासेस हैं वो तो पढ़ो ना। देखो मैं तो बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, तुम एक भी पेड कोर्स मत खरीदो ऑनलाइन, तुम फ्री पढ़ लो, फ्री बस, तब भी तुम नौकरी ले लोगे। इतना कंटेंट वहां हो जाएगा, है ना। बस केवल ये है कि पेड कोर्स में जैसे जीएस का पार्ट है वो थियोरेटिकल अलग पढ़ाया जा रहा है पेड बच्चों को,
वहां पे क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन भी बहुत पढ़ा देंगे, तो किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा। कोई कहे कि हमारे पास तो सर पैसा नहीं था, तो सुबह 6 से 10, फिर 11 से 2, और फिर शाम को 6 से 10, लगभग 8 से 10 घंटे यूट्यूब बिजी कर दिया आप लोगों का। और जिसमें 2 घंटे 2-3 घंटे मैं ही रहूंगा, 2-3 घंटे मैं ही रहूंगा। सुबह 6 बजे मेरी क्लास हो गई डेली करंट अफेयर की, और रात को 9 बजे मेरी क्लास हो गई। तो 6 बजे और 9 बजे तो मैं तुम्हें मिलूंगा ही मिलूंगा। 6 बजे वाली करंट छोड़ना मत, ठीक है। आज 6 बजे वाली करंट में ना मैंने एक चीज और ऐड की है, वो है आज खास। एक वर्ड आज खास का मतलब है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के जो प्रीवियस किसी भी अवार्ड से, किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से किसी भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर में डेली पढ़ाऊंगा। 4 से 5 क्वेश्चन वो लास्ट में होंगे। जैसे आज मैंने 4 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पढ़ाए इन स्टार्टिंग इन इंडिया, 1913, 1930, 1968, 1979। समझ गए कि नहीं? 2014 का जिक्र किया, लेकिन अलग से लिखवाया नहीं था, जिक्र किया था। तो 4 स्टार्टिंग भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता पढ़ा दिए। अगली क्लास में 4 नेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इंडिया के नोबेल पुरस्कार विजेता कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 घास के मैदान उठाऊंगा एक क्लास में, उससे अगली में 4, उससे अगली में 4, खत्म। तुम्हें पता भी नहीं चला कब घास के मैदान। उससे अगली में 4 महत्वपूर्ण ज्वालामुखियां उठा लूंगा, वोल्केनोज, सुसुप्त, डोरमेंट वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज, वो भी खत्म। तो तरीके से पढ़ो ना चीजों को। प्रतिदिन इस प्रकार के 4 क्वेश्चन पढ़ते रहो। फिर पूरे हफ्ते में 6 दिन आपने जो पढ़े, टोटल 6 चौक 24, 6 पंजे 30 क्वेश्चन ही तो पढ़े एक्स्ट्रा, उनको संडे में प्रैक्टिस कर लो एक साथ। अच्छा है ना? कोशिश अच्छी कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी थोड़ी सी कमी अभी हमारी टेक्निकल मामलों में आके अटक रही है। टेक्निकल मामलों में अभी हम थोड़ा सा चल रहे हैं लूज, है ना, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट का काम था वो अभी कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पा रहा। टाइपिंग वाला जो सिस्टम है वो सेट नहीं बैठ पा रहा। अगर आप में से कोई बच्चा टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की जानता है तो मैं उसे भी पार्ट टाइम वर्क दे सकता हूं। पार्ट टाइम वर्क का मतलब है कि आप पढ़ते भी रहें और काम भी करते रहें, ठीक है। इवन कोई बच्चा इसी चीज का इच्छुक है कि सर मेरे पढ़ने वढ़ने का ये सारा एक्सपेंडिचर आप मैनेज कर लो, मैं उस चीज के लिए भी एग्री हूं। मुझे एक टाइपिस्ट चाहिए, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस इंग्लिश के क्वेश्चन टाइप करने वाला। अगर आप में से कोई बच्चा जानता है तो मोस्ट वेलकम। डेली लगभग 150 क्वेश्चन, 120 से 150 क्वेश्चन टाइप करने हैं टोटल, सभी सब्जेक्टों के मिला के 120 से 150 क्वेश्चन। और मैं पर क्वेश्चन के हिसाब से भी पे करने के लिए एग्री हूं, ठीक है। क्योंकि पर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी पेमेंट चल रहा है मार्केट में मैं बता दूंगा। ये तो क्लास लाइव चल रहा है, उसमें नहीं बोल सकते। मीन्स लाइव का मतलब अपलोड तो हो गई ना बाद में। तो आप लोग में से कोई भी इच्छुक है पार्ट टाइम का तो मैं उसे पार्ट टाइम वर्क भी दे सकता हूँ। उससे बेनिफिट 2 हैं। अगर वो जीएस का क्वेश्चन टाइप कर रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन टाइप कर रहा है, या उसको खुद वो क्वेश्चन ना दिमाग में सेट हो रहा है साथ के साथ, और कंटेंट तो मेरा ही है ना, और मेरे कंटेंट के लिए तो दौड़ रहे हो तुम, दौड़ तो मेरे कंटेंट के लिए रहे हो ना, यस और नो। तो वही कंटेंट वो टाइप भी कर रहा है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे से सुन रहा है, तो वो तुमसे बेहतर आगे तैयारी में निकल सकता है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा जानता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। खर्चा वर्चा सब निकल जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। शुरुआत है, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, है ना। और वीडियो को ना शेयर कर दिया करो कुछ ग्रुप्स में। इसमें कोई आपकी तौहीन नहीं होगी, बल्कि आपके चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा। मीन्स अगर मैं आपको YouTube पे फ्री क्लासेस दे रहा हूं एक्स्ट्रा, तो उसकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप लोग एटलीस्ट अपने स्टेटस पे तो लगा सकते हो। आपके स्टेटस को 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग तो देखते ही होंगे ना। कुछ के स्टेटस को हजारों लोग देखते होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा भी होगा, कुछ के फ्रेंड्स ग्रुप भी होंगे, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं ना। जब तक शेयर करो जब तक तुम्हें रिमूव ना किया जाए ग्रुप से। अच्छा, जब तुम्हें पता है कि कोई रिमूव नहीं करेगा तो धड़ाधड़ शेयर करो, लगातार शेयर करो, है ना। चीजें ऐसी बढ़ती हैं, शुरुआत ऐसी होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, नोट कीजिए। नाम लिख लिया बेटा? नाम लिख लिया कि नहीं? आगे बढ़िए और अगली हेडिंग बनाइए फटाफट। कथक। एक और नृत्य लिखिएगा जल्दी से। कथक लिखिए। उत्तर प्रदेश का परंपरागत नृत्य है, ट्रेडिशनल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का परंपरागत नृत्य है।
परंपरागत नृत्य है। लिखेगा बिरजू महाराज, लिच्चू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लिच्चू महाराज। मेनली बिरजू महाराज के नाम को ना अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। बिरजू महाराज लिख लिया सभी ने। लिच्चू महाराज और सितारा देवी इस नृत्य से संबंधित है, इस डांस से संबंधित है। तो इसमें जुगलबंदियां भी चलती हैं और बहुत सारा अलग पार्ट भी है। नेक्स्ट एक और हेडिंग बनाई डांस का। इस डांस का नाम है बेटा सत्रिया। वेरी गुड, सत्रिया, सत्रिय नृत्य है। और ये रिसेंटली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बाकी सब नृत्यों से भी ज्यादा कहीं ना कहीं। इसके आगे लिखना है क्या बेटा? असम। असम राज्य से या असम स्टेट से संबंधित है और भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, मोटिवेटेड बाय भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ठीक है, बस इस पार्ट को यही छोड़ देते हैं। कल की क्लास में हम लोग लेंगे भारत के लोक नृत्य, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा छऊ का, छऊ, गरबा, भंगड़ा, ये जितने भी शब्द है ना, ये आप लोगों के इस लोक नृत्य में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।